गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एलो एग्जाम्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ राजस्थान सीईटी की परीक्षा के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आखिर राजस्थान सीईटी है क्या। सबसे पहले मैं आपको इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद कितने रिक्त पद हैं और क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है इन सब के लिए। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि इसकी एक मजबूत रणनीति कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि सीईटी ये राजस्थान में पहली बार आया है और आपको इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान सीईटी इसका सबसे पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक मात्रता परीक्षा है। मात्र पात्रता परीक्षा है। इसमें आपकी योग्यताएं मापी जाएंगी। मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है। गुड न्यूज़ तो इसलिए हो सकती है कि आपके लिए आपको इसमें एक प्री एग्ज़ाम जुड़ गया है। इसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम्स में, जो वो कई एग्जाम्स सरकार ऐसे भी कर देगी जिनके लिए आपके कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, ओनली डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका इंटरव्यू वगैरह ये कंडक्ट कराया जाएगा। और आप ये भी मान सकते हैं, अगर वो एग्जाम होंगे तो आप में उस एग्जाम में आपको इतना रश देखने को नहीं मिलेगा। उस एग्जाम में आपको आपकी गिनती के ही कुछ, मतलब जो पास होंगे विद्यार्थी, वो ही विद्यार्थी उसमें देखने को मिलेंगे। इस चीज को आप अपने गांठ बांध लीजिए कि जो विद्यार्थी, जैसे अभी इसमें वैकेंसी है 2996 वैकेंसी है, मोटा मोटा मान लीजिए 3000 वैकेंसी है। और अब जो ये आएगा, मतलब 15 गुना ज़्यादा पास करने के लिए बोला गया है, तो 15 गुना ज़्यादा पास करते हैं तो 45,000 समथिंग, आप मान लीजिए अप्रोक्स 45,000 आपकी वैकेंसीज हो जाएगी। तो 45,000 कैंडिडेट ही इस अगले साल 2023 के लिए ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी आरएसएसएनबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड निकालेगा वैकेंसीज, उसमें भर पाएंगे सिर्फ वो ही। अगर कोई अदर भरना चाहेगा तो उसको पहले सीईटी एग्जाम देना होगा। ये आपका 1 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, आप इसको याद रखें कि कोई बैड न्यूज़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये गुड न्यूज़ ही है कि आपको एक एग्जाम दे के रखना है, उसकी वैलिडिटी आपको 1 साल तक मिलेगी। 1 साल तक आप जो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकलेगा, ओनली ग्रेजुएशन लेवल का, सेकेंडरी लेवल का सरकार और एक सीईटी निकालेगी। ये ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, इसको आप याद रखें। ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम होगा, जो वो पास कर जाएगा ये एग्जाम, वो बंदा आगे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में दे पाएगा। आपको इसमें रश भी कम मिलेगा और रश भी कम मिलने के साथ आपकी पात्रता बढ़ जाएगी कि हाँ, आपने ये इतना एग्जाम दे चुका है, आपकी तैयारी भी मंझी हुई रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये गुड न्यूज़ ही है। तो हम इसको जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस से, इसके पद कितने हैं, पद तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2996 पद हैं। आपको इसकी अर्हताएं क्या होंगी, आपकी योग्यताएं क्या होंगी। देखो, पद तो आपके ये हैं जो लिख रखा है, प्लाटून कमांडर। अब इसके कितने कितने पद है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको बता रखा है कि आपकी एसएसओ आईडी पे आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके अगर आपका जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड इसमें जुड़ा हुआ है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको आप उसके थ्रू इसमें आवेदन करते हैं तो आपको आपकी सेकेंडरी परीक्षाएं, ग्रेजुएशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं उसके थ्रू, आप जनाधार के थ्रू नहीं करते, तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ लगाना होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी कितनी। देखो, अपने लायक अपन सिंपल ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं। देखो, रणनीति के हिसाब से चलेंगे कि रणनीति कैसे बनाई जाए, किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया जाए और अच्छे स्कोर कैसे ऑब्टेन किए जाएं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। गृह रक्षा विभाग, प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर एक एसआई के समकक्ष वैकेंसी है, एसआई मान लीजिए इसको आप। इसमें आपको 43 वैकेंसीज मिलती हैं। ठीक है, जल संसाधन विभाग, इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। ठीक है, जल संसाधन विभाग इसमें अभी नॉट अवेलेबल, इसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है। और बाल विकास सेवाएं जो पर्यवेक्षक की हैं, इसमें अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जल संसाधन विभाग में। पटवारी की वैकेंसी आई है 272। ये आप लोग भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन और आरएससीआईटी कर रखा है। ये आप लोग भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन आरएससीआईटी कर रखा है। ठीक है, ये भी महिलाएं भर सकती हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन आरएससीआईटी कर रखा है। ठीक है, इसके लिए आपको इन दोनों के लिए अकाउंट, सीए वगैरह ये चाहिएगा। अगर आपने वो कर रखा है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, आरएस लेवल तक की नौकरी है, आप बिल्कुल भरिएगा अगर आपने किया हुआ है। कारागार विभाग, उप जेलर,
ये भी एसआई लेवल की वैकेंसी है। एसआई लेवल क्यों बोल रहा हूँ मैं, एसआई ही मान लीजिए, उप जेलर, बल्कि अच्छी ही पोस्ट है। इसमें 49 वैकेंसी है, ठीक है। और छात्रावास अधीक्षक, ये आप भर सकते हैं, इसमें 335 वैकेंसीज है, ठीक है। सबसे अच्छी वैकेंसीज किसमें है, कनिष्क लेखाकार। तो इसके लिए जो सीए स्टूडेंट वगैरह हैं उनकी तो चांदी है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, ये नहीं अगले एग्जाम्स में, अगली जो भर्ती आएगी, मतलब मैं अगले साल की नहीं कह रहा, ये इस साल 2023 तक जितनी भी वैकेंसीज ग्रेजुएशन लेवल की निकलेगी उसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसका आपको एक एग्जाम देना है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। जहाँ मेंस प्री मेंस वगैरह होते हैं वहाँ वो ही एक एग्जाम मेंस रहेगा, फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जा सकते हैं। आपको रश भी नहीं मिलेगा, अच्छी चीज़ है ये, जानिए, ठीक है। चलते हैं हमारे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सब चीज़ें पढ़ गई, ये सब चीज़ आप जानते हैं, सब चीज़ों में अखबार के बारे में, ठीक है। ये आपके बारे में बताता गया। पात्रता शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, महिला ये विधि द्वारा ये ग्रेजुएशन मांगा है बस, ठीक है। जल संसाधन विभाग, इसमें तो मांगा है आपका ओ लेवल, ठीक है। आवेदन किसी स्तर उत्तीर्ण, इसके समकक्ष अन्य परीक्षा पटवारी की, पटवारी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा आपका RSCIT हो गया, बाकी ओ लेवल वगैरह जो आपने किया हुआ है तो भी मान्य है, RSCIT हो गया, ठीक है। ये दो से आप भर सकते हैं, ठीक है। जल संसाधन विभाग जिलेदार, ठीक है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा है जिलेदार की में, ठीक है। जल संसाधन का आप दोनों भर सकते हैं, आप ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, आप चलते हैं गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा है, और ग्रेजुएशन के अलावा आपका ये मांगा है कि आप जितने भी ये वैकेंसीज भरना चाहते हैं, RSCIT और ग्रेजुएशन, ये दो ही चीज मांगे जाते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। राजस्व मंडल, तहसील राजस्व लेखाकार, ठीक है, इसमें 21 से 40 वही आई, 21 से 40, 18 से 40 यही मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तहसील राजस्व लेखाकार, इसमें राजस्व अधिनियम के द्वारा निगमित विश्वविद्यालय में किसी विद्यालय संसद के अधिनियम अनुदान से शैक्षणिक योग्यता डिग्री धारण करता हो। तो अब देखो डिग्री कौन कौन सी मांगता है, ये आपके अकाउंट की आ गई, ठीक है, उसकी CA की आ गई, ठीक है, अकाउंटेंट की आ गई, ठीक है। तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप इसकी, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो कॉमन बच्चा जो भरता है राजस्थान के अंदर, वो ग्रेजुएशन लेवल से, +2 लेवल से ही भरता है, तो उसके हिसाब से नहीं है अपन। देखो इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, तो मैं आपको जानता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसके बारे में आपको डिक्लेयर भी नहीं करूंगा। तो मैं कारागार, मैं सीधा ग्रेजुएशन लेवल और जो राजस्थान का निम्न बच्चा है उसके बारे में बात करता हूँ। कारागार विभाग उप जेलर की ये पोस्ट है, 18 से 40 वर्ष इसकी आयु है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरा, विश्वविद्यालय से स्नातक पर्यवेक्षक महिला बाल विकास सेवाएं, ये आप भर सकते हैं। आप याद करिए कि मतलब कौन कौन सा, आप वही समझिए जो अपन को भरना है। ये हॉस्टलर की है, वार्डन की, ये आप भर सकते हैं, ठीक है। वार्डन की भी ग्रेड 2 की पोस्ट होती है, कोई खराब पोस्ट नहीं है, इसको आप जानिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपना फल कितना है, ठीक है। अपना फल तो देख लें भाई, अपन जो तैयारी करने वाले हैं, तो ये मान लीजिए इसमें हो गए 43, ठीक है। और जिलेदार पटवारी की, जिलेदार के डिस्क्लोज नहीं की गई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिलेदार के भी डिस्क्लोज नहीं की गई है, इसको अपन अपने अपने खाते में ही काउंट करेंगे, ठीक है। और 272 अपन इसकी मान लेते हैं, और फिर अपनी कौन कौन सी है, इन दो को अपन छोड़ देंगे, और 176 अपनी मान लेते हैं अपन, और इसको अपन पर्यवेक्षक, इसकी डिस्क्लोज नहीं की गई है, इसको भी अपन अपने खाते में, दो अपने खाते में काउंट करेंगे। उप जेलर की 49 मान लेते हैं अपन, और 49 ही है, और छात्रा से इसकी वार्डन की 335 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपनी 875 के समथिंग पोस्ट तो हैं, ठीक है, ये 875 के समथिंग ही पोस्ट है, बाकी और पोस्ट निकलेगी, ठीक है, इसके पास। हाँ, अभी तो ये डिस्क्लोज की गई है, पर 875 कम पोस्ट नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। आयु वगैरह तो आप सब जानते हैं, 40 वर्ष मानी गई है, 18 से, कई 20 से, ठीक है। वो आप सब आप लोग देखोगे भी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छी रणनीति बताऊंगा किस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप उस रणनीति पे चले तो, ठीक है। हाँ, आपको 150 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। 300 अंक के टोटल प्रश्न होंगे, 3 घंटे मिलेंगे। सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने केबीसी खेला होगा, उसमें क्या होता है कि कई आप कर सकते हैं प्रश्न जो आपको आते हैं, जो जहां आप अटकते हैं वहां पे आके आप दो जो आपको नहीं, गलत लग रहा है उनको आप हटा दें, अपने मन से ही उनको हटा दें कि ये दो तो नहीं ही होंगे, फिर बाकी के जो दो हैं
उनमें से चूज करें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो ये अच्छी रणनीति के हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम्स को। मतलब इस एग्जाम्स में कैसे ही आप मतलब अपना स्वर्णिम इतिहास लिख सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। पहले हम अपने इसके सिलेबस को जानते हैं कि हम कैसे क्रैक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। अब देखो इसने बल दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, राजस्थान और भारत का इतिहास। ठीक है, पूछेगा जरूर, पर हाईलाइट पे क्वेश्चन इसके रहेंगे। ठीक है, पूछेगा तो सारा ही पूछेगा, पर हाईलाइट पे क्वेश्चन इसके रहेंगे। अब इसने लिखा है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं सदी एवं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। मैं आपको जरिया बताता हूँ आप किस जरिए से आप इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इसमें इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता उनका योगदान। ठीक है, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़नी है। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, इसमें राजस्थान के योगदान पढ़ेंगे, राजस्थान जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ये तो आपको राजस्थान हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है ही। आप पढ़ भी रहे होंगे ये तो, क्योंकि आप एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से क्लियर करेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। ठीक है, 1857 की क्रांति आप भारत के साथ ही पढ़े, जिससे आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से ही स्टार्ट हुआ था। तो आप इसने अलग अलग करके बताया है, पर मैं आपको एक करके बताता हूँ। आप भारत का भी राजस्थान का भी दोनों पढ़े। भारत का राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से पढ़ा जाएगा सबसे बढ़िया? देखो, आप आरएस लेवल की तैयारी तो कर रहे नहीं है। अगर आप कर भी रहे हैं तो भी मैं आपको तरीका बताऊं। अगर आप इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज के लिए आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक में आपको हर टॉपिक छोटा और क्लियर मिलेगा। आप क्लियर कर लेंगे, एक बार उसकी छवि अपने दिमाग में बना लेंगे, तो फिर आप हार्ड क्वेश्चंस पे, हार्ड लेवल पे जा सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्ट हार्ड लेवल पे अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे दृष्टि का पढ़ना चाहिए या मुझे राजस्थान लक्ष्य के पढ़ने चाहिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हार्ड पे जाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। भाई अगर मैं आपको सुनाता हूँ विक्रम बेताल की कहानी, पर आपको उसके लिए सुनने के लिए पहले ये जानना तो जरूरी है ना विक्रम बेताल कौन था। अगर आप ये पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वो लूसेंट से पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप कोई भी मॉक लगा के देखना, आप कम से कम उसके 70% क्वेश्चन का लूसेंट से ही कर देंगे। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लूसेंट का, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपकी छवि उससे साफ हो जाएगी। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का हर दिन का मैं देखो एमटीएस से लेके आरएस लेवल तक की वीडियो डालता हूँ पीडीएफ में। मेरे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको बता दूंगा मैं, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा मेल आईडी। आप मुझे मेल डाल के मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। पीडीएफ में डालता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी गैदरिंग नहीं आ रही। ठीक है, गैदरिंग जब हो जाएगी स्टूडेंट की तो मैं पीडीएफ डालना भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं जो पीडीएफ बनाता हूँ वो एमटीएस लेवल से लेके आरएस लेवल तक की बनाता हूँ। अगर वो कोई कॉपी कर लेगा तो वो उससे, जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ मैं डंके की चोट पे कह के बनाता हूँ कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन जा नहीं सकता, उससे इजी पीडीएफ कोई बना नहीं सकता। क्योंकि आप बहुत कोचिंगों में धक्के खा लो, और अगर खाए नहीं है तो खा लो, और खा चुके हो तो आप जानते होंगे कि कोई भी ये आपको नहीं बताएगा कि मेरे पढ़ने पढ़ने के अलावा भी आपको घर पे पढ़ना होगा। आप कोई कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाके वहाँ के नोट्स मिलते हैं, वहाँ पीडीएफ बनाते हैं, वहाँ नोट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उनके पीडीएफ वो अपने नोट्स वगैरह देते हैं, तो वो पढ़ के आप सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा। तो आपका ये भ्रम है, ये आपका बहुत गहरा भ्रम है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो फैकल्टी होती है, वो बहुत लाइट स्टूडेंट को पसंद आने की लैंग्वेज में बनाती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर इतना नहीं कि पूरे तरह से आए। और मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञान पूरा हो। ज्ञान, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना हो तो भला, ज्ञान पूरा हो तो भला, ज्ञान अधूरा हो तो हमेशा हानिकारक होता है। आप समुद्र में उतरेंगे ही नहीं अगर आपको ज्ञान नहीं है तो। अगर आपको पूर्ण ज्ञान है तो आप उतर के जीत भी जाएंगे, तैर भी जाएंगे। अगर आप अधूरे ज्ञान में उतरेंगे तो आप उतर तो जाएंगे पर बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लूसेंट से आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको हर दिन एक क्लास दूंगा कि आप कैसे इसका, मैं अपन देखो मैं रणनीति बनाएंगे जब बताऊंगा मैं आपको कैसे चलेंगे अपन। अगर आप मेरे साथ जुड़ के चलते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दिसंबर तक ही, दिसंबर लास्ट में भी नहीं, मैं दिसंबर मिड तक ही आपको संपूर्ण सिलेबस कंठस्थ जुबानी याद करा दूंगा विद करंट अफेयर।
मैं गारंटी देता हूँ। करंट अफेयर में मैं आपको दूंगा क्रोनोलॉजी, मूमल, और जितने भी बड़े 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 दिग्गज लोग लिखते हैं ये करंट अफेयर वगैरह, उसके मैं नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान लेवल के करंट अफेयर आपको मैं याद करा दूंगा एक एक क्लास में। एक क्लास 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, पर इससे ज़्यादा हमको टाइम नहीं देना है उसमें, ठीक है। और 1 जनवरी से मेरी करंट अफेयर की क्लास भी रेगुलर आ जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। पर मैं आपको बताता हूँ तरीका पास करने का, ठीक है। अब ये बात करते हैं राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला आ गया, नेहरू युग का निर्माण आ गया, विज्ञान एवं तकनीकी विकास आ गया, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। इन सब के लिए आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। लूसेंट के बाद अगर आप जाना चाहें थोड़ा हार्ड, अगर आपने लूसेंट पढ़ रखी है, उससे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा जाना है, आप दृष्टि की पे जा सकते हैं। मैं उसका भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि दूसरी कोचिंग का प्रमोशन वैसे भी करूंगा क्यों, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। आप दृष्टि की एक राष्ट्रीय लेवल की बुक, नेशनल लेवल की बुक आ सकती है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़िए तो आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ ली तो बच्चों आप क्लियर हो, आप हर एग्जाम में क्लियर हो। आप बचपन में जो आपने पढ़ा है वही आपको बताया जा रहा है, वही पढ़ा जा रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आरबीएससी जो पढ़ा है उसमें राजस्थान का ये सब आपको मिल जाएगा, कुछ अलग नहीं है ये। पर हाँ, आपने नहीं पढ़ा, उस टाइम ध्यान नहीं देते, तो आप लोग वहां से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं इसका भी डालूंगा, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मैं किस पैटर्न से चलूंगा। मैं उस पैटर्न से ही कराऊंगा और रेगुलर क्लासेस लूंगा और हर हिसाब से। पर हाँ, ये है कि कैंडिडेट आपको गैदरिंग करनी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कम बच्चों में पढ़ाया जाए। आप अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं आपको फ्री पीडीएफ भी दूंगा, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें 45,000 बोला गया है वैकेंसीज, 45,000 15 गुना ज़्यादा तो लेगा ही। तो अपने गैदरिंग में से शायद सभी का ही हो जाए, क्योंकि अभी इतने स्टूडेंट हैं नहीं, पर सभी का हो जाए। मैं तरीका बताऊंगा कैसे चलेंगे, अपन उस हिसाब से चलेंगे। देखो, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये अपन बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के बारे में ये मैं आपको तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले हम चलेंगे इसमें क्या, राजस्थान का कला और संस्कृति करेंगे, फिर राजस्थान की हिस्ट्री करेंगे। अगर मैं राजस्थान की हिस्ट्री से कराऊंगा तो वो थोड़ी टफ पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हम सबसे पहले चलेंगे राजस्थान के कला एवं संस्कृति से, फिर राजस्थान के इतिहास में आएंगे, उसके पीछे ये तरीका। इसके लिए देखो, मैं तो आपको कोई बुक अगर प्रिस्क्राइब करता हूँ तो आप लक्ष्य से पढ़ें, पर हार्ड है। अगर मैं किसी कोचिंग के नोट्स बताऊं तो मैं आपको बताता हूँ उसमें डिटेलिंग नहीं आएगी, और डिटेलिंग नहीं आने के बाद परीक्षा हॉल में आपके साथ वही होता है जो आप हर बार सोचते हैं कि यार मैंने तो पढ़ा था ये, पर ये प्रश्न मेरे उसमें नोट्स में तो आया नहीं था, मैं क्या करूं। आप छोटी मोटी कि हाँ ये किताब ले लूं, पतली किताब है इससे पढ़ लूंगा, तो आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने तो पूरी किताबें पढ़ ली। तो ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कोचिंग के नोट्स, छोटी बुक्स, छोटे राइटर वो क्या लिखते हैं, वो इतना लिखते हैं कि स्टूडेंट को हाँ अच्छा लगे। वो किसी नोट, किताबें कैसे लिखी जाती है, किसी नोट्स की फोटोकॉपी, किताबें लिख गई। पर ऐसा नहीं होता, आपको डिटेल में पढ़ना ही होगा अगर आपको क्लियर करना है, नौकरी पानी है तो। मैं आपको एमटीएस से लेके मजे के साथ आरएस लेवल तक के लिए तैयार कर दूंगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल भी हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान का सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। ये अक्टूबर में हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, राजस्थान का पूरा, ठीक है। इसके साथ साथ भारत का भूगोल ये भी हमारा टारगेट रहेगा, और राजस्थान का भूगोल ये भी हमारा अक्टूबर में टारगेट रहेगा, और अक्टूबर में एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था टारगेट रहेगा, ठीक है। इसके लिए बुक आपके लिए, मैं आपको अगर आप बुक के ऊपर बताऊं तो बुक से आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने बहुत कम लोगों ने पढ़ी हुई होती है, तो आप कंफ्यूज ना होएं। आप नोट्स पे जाएंगे तो आप वहां नंबर दे बैठेंगे स्टूडेंट्स, आप वहां नंबर दे बैठेंगे, क्योंकि नोट्स में आपको उतना ही बताया जाएगा जितना होगा। और ये अपडेट होना जरूरी है, ये डेड में पढ़ना जरूरी है, ये दोनों तरह से जाना जरूरी है। इसके लिए अपडेट भी होना जरूरी है कि हाल में क्या चल रहा है, और इसके लिए डेड में क्या चला था ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज हम आपको बताएंगे। फिर भारत की अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे, ये 3। और ये आप खुद भी कोई भी नोट से लेके कर सकते हैं। इसके लिए मैं आर एस अग्रवाल बताऊंगा आपको, आर एस अग्रवाल से ये टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी के लिए मैं आप राघव प्रकाश की कोई ले सकते हैं बुक, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग में आप जाओगे धक्के खा के आप वापस आ जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जनरल इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह ले सकते हैं,
मैं आपको किसी में कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप नीतू सिंह ले सकते हैं। बाकी छोटी छोटी की तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या देखते ही आप क्या लगाएं। ठीक है, ऐसे हम ये करेंगे अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर हमारा टारगेट क्या है? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। सबसे पहले हम कला संस्कृति करेंगे, फिर इतिहास करेंगे उसी टाइम पे ड्यूरेशन में, और राजस्थान, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये करेंगे। नवंबर के अंदर हम करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये राजस्थान, भारत का संविधान। ठीक है, और इसके पीडीएफ आपको डेली मिला करेंगे। आपको मैं मेल आईडी दे दिया करूंगा, आप अपना मैसेज डाल दें, टॉपिक का नाम देके आपको हाथों हाथ मेल पे पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, भारत का भूगोल, ये अपन करेंगे नवंबर में। ठीक है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी अपन नवंबर में करेंगे। दिसंबर के लिए अपन छोड़ेंगे क्या? दिसंबर अपन के लिए छोड़ेंगे छोटा सा करंट अफेयर, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर। ठीक है, दिसंबर में सिर्फ अपन ये करेंगे और इन सब का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। मैं कहता हूं कि श्योरिटी मैं लेता हूं 200%, 1000% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, आपको सारी जानकारी दे दी गई है, आपको सारी डिटेल बता दी गई है कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे किया जाए। मैं आपको कोई क्लासेस नहीं बेचूंगा कि आप 500 रुपये दें, 2000 रुपये दें, 1000 रुपये दें, 1200 रुपये दें। मैं कुछ नहीं बेचूंगा कि आप ये सीधा प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा, पहले आप जानिए कि कैसे आप कर सकते हैं। आपका फैसला आपका फैसला है। ठीक है, तो मिलते हैं कल से। थैंक यू स्टूडेंट।